पराली को लोगों ने विलन बना दिया है और साथ में किसानों को भी विलन बना दिया है। ये जो एक तोहमत लगी है किसान पे जी, और कृषि और किसान दोनों पे तोहमत लगी है, शहरी लोगों ने लगाई है। इसमें बहुत हद तक सच्चाई भी है, क्योंकि पराली जल रही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जी हाँ। लेकिन जो शहरों का प्रदूषण है उसका भी लोगों ने ठिकरा इसी पे फोड़ दिया है। तो ये जो तोहमत है किसानों से, ये तोहमत हटे कृषि क्षेत्र से और तोहमत हट जाए, इसके लिए किसान क्या करे? क्या इसकी खाद बनाए या कोई और काम करे? कैसे इसका मैनेजमेंट होगा? सर्वप्रथम तो मेरा सभी किसान भाइयों का नमस्कार। समस्या वास्तव में ये ज्वलंत समस्या है कि पराली जलाने को, जहाँ तक हम बात करते हैं कि पराली को नहीं जलाना चाहिए, उसका कितना असर शहरों पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके आंकड़े कितने सही हैं या कितने फेरबदल है, तो मैं ये समस्या क्यों है इसका मैं थोड़ा सा पहले इस पर बताना चाहूँगा। पहली समस्या है हमारा मौसम। जैसे तापमान कम होता है हमारे मौसम का, बरसात ख़त्म होती है और उसके बाद आपने देखा होगा जो हवा की गति है वो बहुत कम हो जाती है। स्पेशली दिवाली के आसपास आपने देखा होगा कि हवा बहुत ही कम, हवा की स्पीड रहती है। अब ऐसे में आप चाहे पराली का धुआं हो, चाहे आपकी जो व्हीकल मूवमेंट हो रहा है उसका धुआं हो, चाहे आपका जो बिल्डिंग का काम हो रहा है उसका धुआं हो, तो हमारे मनुष्य से हज़ारों एक्टिविटी ऐसा करता है जिसमें कहीं ना कहीं पे प्रदूषण होता ही होता है। हवा के साथ में ये उड़ के दूर तक चला जाता है और एक जगह स्टेगनेंट नहीं होता है। तो चूँकि पराली एक ऐसी चीज़ है कि वो जलता है और धुआं निकलता है, वो सबको दिखाई देता है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन है पोल्यूशन में, लेकिन जितना हाईलाइट होता है शायद उतना नहीं है। अब बात यह है इसको किसान भाई करते क्यों हैं, जलाते क्यों हैं? जलाने का कारण ये होता है कि हमारे पास जो धान की फसल होती है वो पककर तैयार होती है लगभग अक्टूबर के आखिर से लेके 15 नवंबर या कुछ दिसंबर तक भी कुछ प्रजातियां पकती हैं। अब उसके बाद गेहूं बोने का भी सेम यही समय होता है। तो मुख्य फसल हमारे हरियाणा पंजाब में यही दो फसलें हैं। अब इन फसलों को अगर हम समय से बोना चाहेंगे, समय से नहीं बोएंगे तो भी उपज में भारी कमी आती है, तो किसान भाइयों को जल्दी रहती है। अब एक तो उपाय यह है कि आप पराली धान कटे और उसकी पराली अलग हटा दी जाए, तो एक ये उपाय है, लेकिन इतने सारे श्रमिक उपलब्ध नहीं होते हैं क्योंकि खेत में बहुत सारा काम होता है। यहाँ मशीनों की भूमिका बढ़ती है। यहाँ मशीनों की भूमिका बढ़ जाती है और सरकार इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है और कई तरीके के मशीनें, कंबाइन हार्वेस्टर के साथ साथ में एक अटैचमेंट आने लगा है। उस अटैचमेंट से ये होता है कि जो पराली होती है उसको कट के और अच्छे से बिछ जाती है। उसके अलावा फिर बहुत सारे सरकारी संस्थान, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट इस पर काम कर रहे हैं। एक ये है कि पूसा डिकम्पोजर नाम से काफ़ी फेमस है, बहुत सारी कंपनीज भी उसको अब डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। इससे ये होता है कि आप धान काटिए, धान काटने के बाद जो छोटा छोटा हो जाएगा उसकी एक परत ज़मीन पे बिछ जाएगी और उस परत को हम किस तरीके से जल्दी से सड़ाएं ताकि गेहूं का फसल टाइम से बोई जा सके। लेकिन उसमें भी बहुत सारे किसानों को संतोष नहीं है, क्योंकि ये काम भी, सड़ने का काम इतना जल्दी नहीं होता है। चाहे डिकम्पोजर डालिए चाहे कुछ भी, आपका गैप बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कुछ दूसरे सुझाव ये दिए जा रहे हैं कि आजकल मशीनें कुछ ऐसी आ रही हैं कि आप रेजिड्यू के अंदर फसल, धान के फसल का जो अवशेष पड़ा हुआ है उसके अंदर ही आप मशीन चलाइए और स्लिट बना के, वो मशीनें स्लिट बनाती हैं, ऊपर से उस पराली को काट देती हैं और उसमें गेहूं की बुआई आसानी से हो जाती है। और इसके भी रिजल्ट ये देखे गए हैं कि वो भी अच्छी उपज गेहूं की आ जाती है। लेकिन चूँकि हमारे किसान भाई जो करते रहें, जिस तरीके की विधियाँ अपनाते रहे हैं, उस पद्धति से थोड़ा सा हटना नहीं चाहते। उन्हें सही मायने में ये देखा जाए अभी विश्वास ही नहीं है कि क्या ऐसा करने से ऐसा भी हो सकता है। तो मैं किसान भाइयों को यही आग्रह करूंगा कि वो कुछ हिस्सा अवशेषों में बोकर देखें और उसका रिजल्ट देखें कि आप जो पद्धति अपना रहे हैं और कुछ अवशेष में बो के अपना रहे हैं, क्या उससे फ़ायदा है? निश्चित ही इससे फ़ायदा है, क्योंकि वो अवशेष अगर ऊपर रहते हैं तो ज़मीन पर आपके घास पात नहीं होते हैं, आपकी नमी का नुकसान नहीं होता है
और कुछ समय में वो सड़ गल कर वो एक खाद का भी काम कर देता है। तो ये हुआ ये समस्या, और इस समस्या को हम किस तरीके से समाधान कर सकते हैं। दूसरे, सरकार और भी ध्यान दे रही बहुत सारी चीज़ों पे, इतने सारे नए नए तरीके कि कहीं पे जो फ्यूल जहाँ पे जलता है जिन इंडस्ट्रीज़ में, उन फ्यूल में उनके ब्रिकेट के साथ में इसे कॉम्पैक्ट करके कि कुछ परसेंट होना ज़रूरी है, तो धान की पराली वहाँ भी प्रयोग हो रही है। दूसरा ये है कि धान की पराली को आजकल जो फर्मेंटेड बायोगैस, जो फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर बनाई जा रही है, और उससे जो बायोगैस सीबीजी प्लांट्स बहुत सारी कंपनीज के लगे हुए हैं, मिथेनॉल वगैरह भी बन रहा है। हाँ, तो उससे काफ़ी जो गैस और उसको निकाल के उसका अल्टरनेट यूज़ किया जा सकता। लेकिन उसके बाद जो बची हुई उसकी लुगदी होती है, जिसे हम लोग कहते हैं फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, तो उस मैन्योर को भी हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक जैविक खाद का भी काम करती है। तो अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से प्रयास कम नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये अगर देखा जाए कि किसान इस चीज़ को ये देखता है, क्या हम समय रहते उस पराली का निस्तारण कर लें, जो दिया हुआ एक समय है कि हमें गेहूँ बोना भी है। दूसरा, निस्तारण करते हुए अगर उसका कुछ पैसा मिल जाए तो उससे भी अच्छा है। तो किसान भाई ये भी देखते हैं कि भाई कुछ पैसा भी मिले, आर्थिक लाभ भी हो, और इसका समय से निस्तारण हो। तो चूँकि ये परियोजनाएं जो लागू हुई हैं, सीबीजी प्लांट्स वाली और दूसरी ये कटर वाली जो पूसा डिकम्पोजर वाली, तो इसमें समय की बचत भी है, पोषक तत्वों की बचत भी है, और साथ साथ कुछ पैसा भी मिल रहा है। तीसरा जो सबसे अच्छा उपाय है, लेकिन इसमें थोड़ा सा श्रमिकों की भी ज़रूरत है, पैसा और लगाना पड़ेगा, तो किसान भाई इस ऑप्शन को भी अपना रहे हैं कि पराली खेत से बाहर निकाल ली, या खेत के किनारे कहीं एक जगह पे एक लंबी लाइन बना ली। तो आजकल जो बायोवी मेथड है या एरोबिक मेथड ऑफ कंपोस्टिंग है, उसमें हम लंबाई में ढेर लगाते हैं फसल अवशेषों के, और उसमें डिकम्पोजर डालने के बाद उसको समय समय पर उसकी उल्टाई पलटाई, आजकल मशीनें उपलब्ध हैं, टर्निंग मशीन्स उपलब्ध हैं, और इससे देखा जाए तो आप इधर जब तक आपका गेहूं तैयार होगा उससे पहले धान की पराली की खाद भी बनकर तैयार हो जाएगी, जो कि अगली फसल के काम आएगी।